गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। जो बच्चे क्लास 10th में हैं मैं चाहती हूँ कि वो इस वीडियो को देखें। देखो, क्लास 10th की बच्चों के ऑलमोस्ट सभी पेपर हो गए हैं एक्सेप्ट मैथ्स और संस्कृत। ठीक है, अगर इन दो पेपर्स को छोड़ दूँ तो बाकी सभी पेपर हो चुके हैं और ये पेपर भी अब 2-4 दिन में हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। तो आप लोग कई बार जो कक्षा 10 में बच्चा होता है वो बहुत कंफ्यूजन में होता है कि उसे आगे क्या करना है, उसे कौन से विषय लेने हैं, उसे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो क्यों मैथ्स पढ़े, वो क्यों फिजिक्स पढ़े, या वो क्यों पॉलिटिकल साइंस पढ़े, या वो क्यों ज्योग्राफी पढ़े। ऐसा कंफ्यूजन आप लोगों के मन में होगा और होता ही है। जब हम लोग भी 10th में थे तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं ये दुविधा होती थी कि क्लास 10 के बाद हम 11 में जाएंगे तो हमें कौन से विषय पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा क्लास 10th की बात करते हैं। क्लास 10th में आपको पता है 2 तरीके के बच्चे पढ़ते हैं। एक, जिनके पास मैथ्स होती है। ठीक है, मैथ्स होती है, बाकी सारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, साइंस होती है, एसएसटी होती है, ठीक है, और इंग्लिश होती है। इस तरीके से उनके पास सारे, ड्राइंग भी होती है, कुछ कुछ बच्चे ड्राइंग लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं। तो ये विषय वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये उनके पास विषय होते हैं। कुछ बच्चे 10th में ऐसे होते हैं जो साइंस मैथ्स ना लेके होम साइंस लेते हैं। तो होम साइंस के साथ भी उनके पास साइंस होती है, हिंदी होती है, इंग्लिश और संस्कृत में से ऑप्शन होता है। कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं, ड्राइंग होती है, ठीक है, और एसएसटी होती है। तो कोई 6 सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं इन 7 सब्जेक्ट में से। ठीक है, कोई 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं बात, देखो, जिनके पास मैथ्स है और जिनके पास होम साइंस है, ठीक है, बाकी सब सब्जेक्ट तो सभी है ना। जिनके पास मैथ्स है और प्लस साइंस तो है ही है, साइंस तो है ही है ना, मैथ्स के साथ गणित के साथ विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं। तो आप क्या है, आप कक्षा 11 में आपके पास क्या विकल्प है। आप चाहें तो पीसीएम साइंस साइड ले सकते हैं और पीसीएम ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़िए। आप सीपीजेड ले सकते हैं, आप केमिस्ट्री बायो जूलॉजी ले सकते हैं, भूगोल विज्ञान पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री बायो और भूगोल विज्ञान। आप पीसीबी ले सकते हैं, पी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ बच्चे पीसीबीएम मतलब मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चारों पढ़ते हैं। कुछ बच्चे पीसीएम के साथ कंप्यूटर पढ़ते हैं। ये आपके लिए विकल्प है, आप क्लास 11th में ये कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। लेकिन साइंस के अलावा जो क्लास 10th में जिनके पास मैथ्स होती है वो आर्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई ज़रूरी ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आपने अगर 10th मैथ्स से करा है तो आपको 11th में साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने हैं। आप 11th में आर्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स में आप क्या ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप पॉलिटिकल, इको, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। आप इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मतलब ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो आप बना सकते हैं 3 का। कुल मिला के आप आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और हो सकता है कि उस विद्यालय में अगर और ऑप्शन भी आपके पास हो तो आप कोई और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, आप कॉमर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास क्लास 10th में मैथ साइंस थी वो बच्चे क्लास 11th में ये कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। साइंस साइड ले सकते हैं तो साइंस साइड में इतने कॉम्बिनेशन उनके बन सकते हैं। आर्ट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री अगर उसको पढ़नी है तो आर्ट्स साइड ले सकता है और कॉमर्स ले सकता है। जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं थी, होम साइंस थी और प्लस बाकी सारे सब्जेक्ट थे, साइंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास 10th में साइंस थी, भले ही मैथ्स नहीं थी, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मना ही नहीं है कि मैथ्स नहीं है तो आप
11th में बायो नहीं पढ़ सकते, आप बायो ले सकते हैं और केमिस्ट्री फिजिक्स के साथ होगी। इसके अलावा आर्ट्स के आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स के आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न कहाँ है? ठीक है, अब कन्फ्यूजन की बात करते हैं तो कन्फ्यूजन कहीं नहीं। अगर आपने क्लास 10th में मैथ्स पढ़ी है और आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आपकी साइंस बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि आप साइंस और मैथ्स में बहुत अच्छा अपने जीवन में कर सकते हैं, हो सकता है आपका केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है आपका बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है आपका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप 11th-12th में साइंस मैथ्स पढ़िए। उसके बाद ग्रेजुएशन बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, या फिर AIEEE का फॉर्म भरिए, या PMT का फॉर्म भरिए, या IIT JEE का फॉर्म भरिए। आपके पास इस तरीके के सारे विकल्प खुले होते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप 10th के बाद 11th में मैथ्स तभी लें अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है मैथ साइंस में हो। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है मैथ साइंस से ज़्यादा मानविकी विषयों में है, जैसे कि पॉलिटिकल राजनीतिक विज्ञान पढ़ने में है, या आपको इतिहास जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, या आपको ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, तो आप 10th के बाद साइंस छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। और आर्ट्स का अपना एक स्कोप होता है। ठीक है, साइंस के विषय पढ़ के आप उसमें शोध कार्य कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन आर्ट्स विषय के अपने अलग आयाम हैं। अगर आप आर्ट्स लेते हैं 10th मैथ्स करने के बाद, अगर आप 11th में आर्ट्स के विषय लेते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आर्ट्स के विषय लेने से एक तो आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की एक अच्छी समझ विकसित होगी। आने वाले समय में आप इन विषयों से शोध कार्य कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी भी कंपटीशन, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, आप SDM बन सकते हैं, आप DM बन सकते हैं, आप मतलब कोई भी बड़ा अधिकारी बन सकते हैं। उन सभी विषयों के लिए आपको इन मानविकी विषयों की जानकारी होना जरूरी है। और क्योंकि आपने 10th मैथ्स और साइंस से किया है, तो आप साइंस और मैथ्स विषय की भी आपको अच्छी समझ है। आप उन विषयों में भी क्या कर सकते हैं, हर विषय का उसमें पेपर होता है, तो आप साइंस मैथ भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप इन आर्ट्स के विषय को पढ़ के भी एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। कॉमर्स के अपने एक अलग आयाम है। आप कॉमर्स फील्ड में जाके CA बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, या आप कोई कंसल्टेंट बन सकते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, या आप इनके लिए अलग पोस्टें भी आती हैं कॉमर्स वालों के लिए, सांख्यिकी अधिकारी और बहुत सारी अलग लेखाकार, इस तरीके के पदों पर जा सकते हैं। तो इस विषय का अपना एक बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है, जिसको कि बहुत कम समय में बताना मुश्किल है। तो आप देख रहे होंगे कि क्लास 11th में हर विषय का अपना एक स्कोप होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपके अंदर अंतर आत्मा किस विषय की तरफ आपको ले जा रही है, किस विषय की तरफ आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी बच्चे के पास 10th में होम साइंस थी, उसके पास भी बायो लेने का ऑप्शन खुला होता है, उसके पास भी आर्ट्स लेने का ऑप्शन खुला होता है, उसके पास भी कॉमर्स लेने का ऑप्शन खुला होता है। लेकिन जिन बच्चों ने 10th में मैथ्स नहीं पढ़ी है और वो बच्चे बायो लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, बायो में तो कोई मैथ्स नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है, उनको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि 11th-12th की मैथ्स में ही होती हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, या आप 11th में पढ़ते हैं, जब 11th की मैथ्स में पढ़ते हैं, तो वो आपने 10th में नहीं पढ़ा है। तो जो बच्चे 10th जिनके पास मैथ्स नहीं होती है और वो 11th में बायो लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों से। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते या उनके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, हमारे स्कूल से बहुत बच्चों ने ऐसा किया और बहुत अच्छे नंबर भी लाए हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको और बच्चों से जिनके पास 10th में मैथ्स थी और जिनके पास जो और आपके पास 10th में भी मैथ्स नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास 10th में भी मैथ्स नहीं है। आप तो 11th की फिजिक्स में 11th की मैथ्स आ जाती है, आपको 10th की मैथ्स भी नहीं आती है, तो आपको फिजिक्स में बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप 10th मैथ्स नहीं है और 11th में आप बायो ले लेते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना है कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स का वही स्कोप मैंने यहाँ बताया, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप शोध कार्य कर सकते हैं, आप किसी भी जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे विकल्प हैं आर्ट्स वाले बच्चों के पास भी, कॉमर्स वालों के पास भी बहुत सारे विकल्प हैं। तो आप ये सारा सिनेरियो समझ रहे होंगे। अब आपको अपने मन से ये सोचना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपको 11th में क्या पढ़ना है।
अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप पूरे विश्व का भूगोल समझेंगे, विश्व में मिट्टी को समझेंगे, विश्व में खनिज संपदाओं को समझेंगे, विश्व में पहाड़ों को समझेंगे, हवाओं को समझेंगे, साइक्लोन को समझेंगे। मतलब आप पूरी दुनिया के भूकंप को जानेंगे, है ना। आप सुनामी को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता लगेंगी कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा कि राजनीतिक सिस्टम होता क्या है, चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है। ये धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये संविधान क्या होता है, ये आर्टिकल, ये संविधान में अनुच्छेद क्या है, ये समानता का अधिकार क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, ये नागरिकता क्या है। ये सारी जो टर्मिनोलॉजी हम आम जीवन में सुनते आते हैं वो सब चीज़ें हम कक्षा 11th-12th में जब हम आर्ट्स के सब्जेक्ट लेंगे तो हम समझेंगे। हम इकोनॉमिक्स अगर लेते हैं तो हम समझेंगे कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये महंगाई क्या है, ये मंदी क्या है। जितनी टर्म्स हम इकोनॉमिक्स की अपने आसपास सुनते हैं, ये आरबीआई क्या है, बैंक्स क्या है, इनका सिस्टम क्या होता है, ये सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हर विषय का अपना एक स्कोप है। आप अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सा आत्ममंथन करें, थोड़ा सा अपने अपने बारे में अपने को समझें, अपने से बात करें, किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद से बात करें कि आपकी किस विषय में अच्छी कमांड है। फिर आप ये सोचें कि आपको क्या अच्छा लगता है। क्या आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आता है? आप बहुत इंजॉय अगर मैथ्स को कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली कक्षा 11 में मैथ्स लेनी चाहिए, लेकिन अंदर से आपको मज़ा आना चाहिए। अगर आपको फिजिक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा, ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये फॉर्मूला कैसे आया, है ना, क्या होगा। तो आप 11th में फिजिक्स लीजिए। आपको केमिस्ट्री, आपको रसायनों से खेलना अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है कि इस रसायन को इससे मिलाएं तो क्या होगा, है ना, ये इक्वेशन कैसे आई, इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड किया जाता है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक, मतलब ये इस तरीके की शब्दावलियाँ अगर आपको इम्प्रेस कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट मानविकी विषयों में है कि दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है, अमेरिका का चीन से क्या विवाद चल रहा है, ये भारत के चीन से क्या विवाद चल रहा है, ये ट्रंप की विदेश नीति कैसी है, ये मोदी इतनी विदेशों की यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक है ना, ये चीन जो है बार बार कभी लद्दाख में कभी कहीं अतिक्रमण क्यों कर देता है, ठीक है, नेपाल के साथ हमारा क्या विवाद हो रहा है। अगर आपको इन विषयों में इंटरेस्ट है और मोदी कैसे जीते, है ना, उनकी विदेश नीति क्या है, ये अरविंद केजरीवाल, आपको अगर इसमें ममता बनर्जी, आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, सरकारों में इंटरेस्ट आ रहा है, चुनाव में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको राजनीति विज्ञान पढ़ना चाहिए। अगर आपको अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट है तो आपको अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए। तो आप अपने से स्वमंथन करें, आत्ममंथन करें। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप टॉक टू मी, या आप किसी और टीचर से बात करें जिसको आप अच्छा समझते हो, जिस पे आपको विश्वास हो। देखो, हमेशा बात उससे करनी चाहिए जिस पे आपको 100% विश्वास हो, तब उसकी बात को आप समझोगे, उसकी बात को आप आत्मसात करोगे। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप खुद ही 50-50 हैं कि यार इस बंदे की बात को मैं मानूं या ना मानूं, तो ऐसी स्थिति में कभी भी कोई अच्छी सलाह आपको मिल भी जाएगी तो आप उसको आत्मसात नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा उससे सलाह मांगे जिस पे कि आप 100% विश्वास करते हो। तो आप आत्ममंथन करें, सोचें और डिसाइड करें कि आपको कक्षा 11 में क्या विषय लेने हैं। इससे अगले लेक्चर में मैं आपको कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस का एक ओवरव्यू दूंगी कि आप कक्षा 11 की पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि ये बात भी आपको डिसाइड करने में थोड़ी सुविधा दे। धन्यवाद, थैंक यू।